दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब गांव में टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन तो दूर, कहीं-कहीं गांव में तो बिजली तक नहीं होती थी। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कैलाश प्रसाद अपने बुज़ुर्ग माता-पिता और अपनी पत्नी कौशल्या देवी जी के 3 बेटियों के साथ रहते थे। कैलाश प्रसाद जी को बहुत ही इच्छा थी कि उनका पुत्र हो, और वैसे भी उस समय बेटियों से ज़्यादा बेटों का महत्व हुआ करता था। हालांकि दोस्तों, आज भी आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जहां आज भी बेटी और बेटे में भेदभाव किया जाता है। खैर, जैसे तैसे कैलाश प्रसाद जी ने एक और दांव खेल ही लिया था और इस बार उनकी मंशा पूर्ण भी हो गई थी। इस बार उनकी पत्नी ने एक पुत्र को यानी लड़के को जन्म दिया, जिसके कारण पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। कैलाश प्रसाद जी ने इस खुशी में पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाई। इसके साथ ही उन्होंने मन्नत भी मांगी थी कि जब मेरा बेटा जन्म लेगा तब मैं गांव के जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें मैं खाना खिलाऊंगा। और आज उनके बेटे ने जन्म लिया था, इसलिए उन्होंने इस रस्म को भी पूरा किया। इस मन्नत को पूरा करने में बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन फिर भी कैलाश प्रसाद जी के माथे पर सिकन तक नहीं आई। कैलाश प्रसाद जी का बेटा पूरे परिवार की आंखों का तारा था और उसकी बहुत देखभाल भी होती थी। बेटियां वो तो खैर अपने से ही बढ़ती चली जाती हैं। कैलाश प्रसाद जी की भी बेटियां अब बड़ी हो गई थीं और उन्होंने अपनी दोनों बड़ी कन्याओं के 14 और 16 वर्ष के होते ही उनका विवाह एक ही मंडप में करवाकर अपना बोझ हल्का कर लिया। उस समय तो बाल विवाह एक सामान्य बात हुआ करती थी। विवाह के बाद कौन देखने जाता है कि ससुराल में उन कच्ची उम्र की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। उस समय तो कन्यादान करके माता पिता तो निश्चित हो जाते थे और सोचते थे कि बेटियां अपनी किस्मत के हिसाब से निभा लेंगी। कैलाश प्रसाद जी ने 2 बेटियों को ब्याह कर अपना बोझ तो हल्का कर लिया था, पर अभी उनकी तीसरी बेटी बची थी जिसका नाम काव्या था। काव्या 4 वर्ष की थी और उसके बाद ही उसके छोटे भाई का जन्म हुआ था, जिस वजह से कैलाश प्रसाद जी उसे बहुत भाग्यशाली समझते थे और उसका भी विशेष ध्यान रखते थे। जब काव्या ने अपने छोटे भाई को स्कूल जाते हुए देखा तो वो भी अपने पिता से ज़िद करने लगी। कैलाश प्रसाद जी ने बहुत सोचा और विचारा। उन्होंने सोचा कि काव्या अगर पढ़ाई करने स्कूल जाएगी तो छोटी भाई की देखभाल भी करती रहेगी, और उस समय तक कुछ लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भी भेजने लगे थे। दोनों भाई बहन केवल 2 वर्षों का ही अंतर था, इसलिए दोनों का दाखिला एक ही कक्षा में करवा दिया गया। अब काव्या किताबों की जादुई दुनिया में डूबने लगी थी और नई नई जानकारियों की वजह से उसकी पढ़ाई के प्रति उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अब काव्या की बड़ी बहनें जब अपने मायके आतीं तो छोटी बहन के बौद्धिक विकास को देखकर हैरान हो जाती थीं कि काव्या इतनी छोटी है लेकिन पढ़ने लिखने में कितनी तेज़ है। वो अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होतीं और उन्हें काव्या पर बहुत गर्व भी होता था। पर उन्हें इस बात का बहुत अफ़सोस भी होता था कि उन्हें आगे बढ़ने का ऐसा मौका नहीं मिला। उनके पापा ने उनकी कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी, जिस वजह से घर गृहस्थी और ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उनके गले पड़ गईं। अपनी बड़ी बहनों को काव्या देखती थी तो वो ये मन में सोचती थी कि वो इतनी कम उम्र में शादी कभी नहीं करेगी। अब शिक्षा ने उसे उसके अधिकारों का भी ज्ञान दे दिया था और अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भी। लेकिन काव्या जैसे ही 15 वर्ष की हुई, उसके पिताजी ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। काव्या शादी के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने अपने पिता से जिद करते हुए कहा, पिताजी अभी मेरी शादी मत करवाइए क्योंकि मुझे आगे और पढ़ाई करनी है। बेटी का दिल रखने के लिए कैलाश प्रसाद जी ने सोचा चलो कुछ समय और रुक जाता हूँ। लेकिन जब काव्या 16 वर्ष की हुई तब गांव में भी सभी लोग बातें बनाने लगे। और वैसे भी इतनी कम उम्र की लड़कियों का उस ज़माने में अविवाहित रहना बहुत बड़ी बात होती थी। अब कैलाश प्रसाद जी ने अपनी बेटी काव्या की एक बात भी न सुनी और जल्द से जल्द उसकी शादी करवाने की तैयारी में लग गए। और कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने काव्या के लिए एक लड़का पसंद किया जिसका नाम देवेंद्र था। काव्या और देवेंद्र की उम्र में 10 साल का फासला था, फिर भी देवेंद्र और उसका परिवार बहुत अच्छा था, इसलिए काव्या और देवेंद्र की शादी तय हो गई। काव्या ने बहुत मना किया
पर उसके घर वालों ने उसकी एक भी ना सुनी। और वैसे भी उस समय लड़कियों को इन सब मामले में बोलने की कोई आज़ादी नहीं थी, लेकिन गांव समाज का डर दिखाकर उसे चुप करा दिया जा रहा था। आखिरकार जो होना था वही हुआ। काव्या और देवेंद्र की शादी करा दी गई। बेचारी काव्या रोते धोते अपने ससुराल पहुंच गई। सारा दिन तो रीति रिवाजों में ही बीत गया और रात को काव्या को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। काव्या ने देखा कमरा बहुत बड़ा था और देवेंद्र ने आज उसे बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। काव्या सजी धजी गुड़िया की तरह अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। इधर उसके पति देवेंद्र के दोस्त शादी की रात को लेकर उसको खूब छेड़ रहे थे। देवेंद्र भी इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था। रात के 11 बजे दोस्तों से पीछा छुड़ाकर उसे अपने कमरे में जाने का मौका मिला। वो हाथों में लाल गुलाब लेकर धड़कते दिल के साथ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। इधर कमरे में काव्या दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बस रोए जा रही थी। उसे डर था कि उसका पति आते ही उसकी भावनाओं की परवाह करे बिना ही उसे परेशान करना शुरू न कर दे, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बहनों के साथ भी शादी के बाद यही सब हुआ था। इन्हीं सब उलझन में डूबी हुई 16 वर्षीय काव्या सहमी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसका 26 वर्षीय पति देवेंद्र कमरे में आ गया। काव्या की आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। देवेंद्र के अरमान 7वें आसमान पे थे और उसके मन में लड्डू भी फूट रहे थे। देवेंद्र जैसे ही आकर पलंग पर बैठा, काव्या का रोना और भी बढ़ गया। अपनी पत्नी की सिसकियां सुनकर देवेंद्र चौंक गया और कहने लगा, तुम रो क्यों रही हो? उसने जल्दी से काव्या का घूंघट उठाया तो देखा काव्या का चेहरा आंसुओं से झराघोर था। उसकी आंखें रोते रोते सूज चुकी थीं। देवेंद्र ने कहा, तुम इतना क्यों रो रही हो? जाओ बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। काव्या को तो जैसे वहाँ से भागने का बहाना चाहिए था। वो झट से भागते हुए बाथरूम में चली गई और काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही। जब काफ़ी देर के बाद वो बाहर आई तो उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थीं। उसे देवेंद्र से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ ये गलत ना कर बैठे। और वैसे भी उसने अपनी बहनों से कई बार दर्दनाक किस्से सुने थे, जिसके कारण उसके मन में एक भय बैठ गया था। देवेंद्र ने अपनी पत्नी की लाल लाल आंखें देखी तो परेशान होकर कहने लगा, आखिर तुम्हें परेशानी क्या है? मैं क्या तुम्हें खा जाऊंगा जो तुम मुझे देखकर इतना रोने लगी? काव्या ने सिर झुका लिया और डर से कांपते हुए सोचने लगी कि अब कहीं गुस्से में ये मेरी पिटाई न कर दे। काव्या के चेहरे पर घबराहट के भाव देखकर देवेंद्र उसके पास आया और उससे मुस्कुराते हुए कहने लगा, देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। क्या हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं? तुम मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? देवेंद्र की बातों से काव्य को थोड़ा हौसला मिला और उसने धीमे से कहा, मुझे इस राज से बहुत डर लगता है। मैं तो अभी शादी भी नहीं करना चाहती थी। मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई है। मैं तो खूब पढ़ना चाहती थी। इतना कहते हुए एक बार फिर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। देवेंद्र ने अपनी कुर्ते की जेब से रुमाल निकालते हुए कहा, सुनो काव्या, अब तुम रो मत। तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारी भावनाओं का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे तो तुम पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, इसलिए तुमसे शादी की। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि मैंने देखा है तुमसे भी कम उम्र की लड़कियों के विवाह हो जाते हैं, इसलिए मैंने भी तुम्हें अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन काव्या, अगर अभी तुम मन से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इस रिश्ते को समय देने के लिए तैयार हूँ। जब तक तुम 18 वर्ष की नहीं हो जाओगी तब तक हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। और जहाँ तक तुम्हारी पढ़ाई की बात है तो मैंने घर में पहले ही बात कर ली थी कि अगर मेरी पत्नी को आगे पढ़ने की इच्छा होगी तो हम उसे पढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत मन था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो। वैसे मैंने बहुत सुना है कि तुम्हारा पढ़ाई में बहुत मन लगता है, इसलिए बहुत सोच विचार कर मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। इसलिए तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ, तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान हो गया या नहीं? अब तो रोना बंद कर दो प्लीज़। काव्या को देवेंद्र की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसके जलते हुए मन को शीतलता मिल गई हो। वो मुस्कुरा उठी और कहने लगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। मेरी सहेलियां और मेरी बहनें तो यही बताती थीं कि शादी के बाद पति ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपना अधिकार जता ही देते हैं, लेकिन आप तो बहुत अनोखे हैं।
देवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, चलो कम से कम तुम मुस्कुराई तो, यूं ही खुश रहना, तुम बहुत प्यारी लगती हो। लाज के मारे काव्या के गाल लाल हो गए। देवेंद्र ने कहा, चलो ठीक है, कपड़े बदल लो और जाओ सो जाओ, कल हम बातें करेंगे। काव्या खुशी खुशी सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि आने वाला सूरज उसके जीवन में नया सवेरा लाने वाला था। दोस्तों, बेटियां कोई बोझ नहीं होती हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर जल्दी से जल्दी शादी करवा दी जाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोक दिया जाता है। दोस्तों, बाल विवाह तो वैसे भी अपराध है और शादी के पहले पढ़ाई लिखाई और बेटियों के सपनों को उड़ान देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, देवेंद्र ने जो फैसला लिया क्या वो सही था? कमेंट करके ज़रूर बताएं।